साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और हम लोग बात करेंगे चंबल की घाटी। जब जब चंबल की घाटी का नाम कहीं आता है तो हमें लगता है कि चंबल की घाटी में और एक दौर चंबल की घाटी का वो था कि जब वहां डाकुओं का साम्राज्य होता था। वहां चूंकि डाकू लगातार लूटपाट करते थे, पुलिस के सामने बड़ी चुनौती होती थी कि चंबल के डाकुओं से कैसे निपटा जाए। ऐसे बहुत सारे हमारे रणबांकुर रहे पुलिस के जिनका मुठभेड़ हुई तो डाकुओं ने उनको गोली डाकुओं की गोली लगी और वो शहीद भी हुए। और एक दौर ऐसे भी आया कि पुलिस ने एक लगातार बड़ा ऑपरेशन चलाया और चुन चुनकर डाकुओं का एनकाउंटर किया। तो आज हम लोग जानना चाहेंगे, हमारे बीच में सेवानिवृत्त डिप्टी एसपी माननीय अजय अग्रवाल जी हैं। और चूंकि आपकी पोस्टिंग चंबल में रही है, हम बात करेंगे अब से लगभग 4 दशक पहले, लगभग 3 दशक पहले चंबल कैसा था, चंबल की घाटी में अपराधी का साम्राज्य कैसे कायम होता था, वो लोगों को किस तरह परेशान करते थे और पुलिस का मुकाबला मतलब पुलिस के सामने कैसे लुकी छुपी खेल डाकुओं का होता था। क्योंकि उस समय जो साम्राज्य था डाकुओं का, डाकू तो लगातार डाकुओं के लिए तो पुलिस बड़ा टारगेट होती थी, सीधे गोली मारते थे। और चंबल कैसा था, चंबल अगर हम देखें तो हम लोग डिप्टी एसपी साहब से जानेंगे कि चंबल के बारे में थोड़ा सा दर्शक जानना चाहेंगे कि चंबल कैसा है और वो क्या दौर था, पुलिस के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी। ये बताते हैं कि उस दौर में पुलिस के सामने चुनौतियां बहुत सारी थी। एक तरफ हम देखते हैं कि गांव के लोगों की लगातार शिकायत आती थी कि डाकू यहाँ आ गए, कोई अपहरण कर रहा है, कोई वहां हत्या कर रहा है। और वहां क्योंकि पुलिस के जो थाने होते थे, चौकियां होती थी, वहां पुलिस को भी और बहुत सारे, क्योंकि उस समय संसाधन इतने नहीं थे, पुलिस के सामने बहुत सारी अपनी चुनौतियां थी। तो सर आपका स्वागत है सेव इंडिया न्यूज के मंच पर। तो आप सर चंबल के बारे में बताओ, चूंकि आपकी सर जरूर पोस्टिंग रही होगी सर चंबल में, तो वहां सर डाकू सर कैसे आपको पता चलता था कि डाकुओं का मूवमेंट हो रहा है और डाकू और पुलिस के बीच में सर वहां किस तरह की सर लुका छुपी का खेल होता था? देखिए, एक तो मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे भी चंबल क्षेत्र में काम करने का मौका मिला। सन 98 में मैं जो है थाना बासौनी पे थानाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुआ था और वो पूरा क्षेत्र चंबल की घाटी का क्षेत्र है। चंबल के क्षेत्र में काम करने के अंदर उस समय जमाने में रोड्स अच्छी नहीं थी और 2 तरह के चैलेंजेस होते हैं। एक तो वहाँ की भौगोलिक स्थितियों का और दूसरा वहाँ पर जो डकैतों का आतंक वगैरह रहता है, वो संसाधन भी इतने अच्छे नहीं थे। आपने डकैतों की बात की तो उस समय वहां पर कई गैंग चल रहे थे जी। तो मुख्यतः जो है एक राजवीर गैंग था, एक पंजाबी गैंग था। तो पहले तो मैं वहां की बात करूंगा आपको कि वहां के लोकेशन के हिसाब से और वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से पुलिस को क्या दिक्कतें आती थी। सबसे बड़ी बात है, वहां पर उस क्षेत्र में जो जमीन है वो जैसी बारिश होती है तभी वो फटने लगती है और वहां से बिच्छू बहुत निकलते हैं जी। और बिच्छू का जो साइज है वो भी काफी बड़ा होता है, एकदम ब्लैक बिच्छू होता है और अगर काट लिया आदमी को तो आदमी बेहोश हो जाएगा। और सांप भी रहते थे और चंदन गो वगैरह ये भी वहां निकलती थी। तो आपको उनके बीच में रहना है। एक तो इन जो प्राकृतिक चीजें हैं इनका भी सामना करना है आपको रहने में और डकैतों का भी सामना करना है। जो संसाधन है उन्हीं से लड़ना है। बदमाश कभी भी किसी भी समय कहीं भी अटैक कर सकते थे। जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियां थी उसके लिए एक मैं आपको कहानी बताना चाहूंगा जी कि कोई एग्जाम्पल हाँ, कि जैसे बिच्छू बहुत घूमते रहते थे जी। तो वहां जो हमारा संतरी पहरा रहता था उसके पास एक टॉर्च रहती थी, एक चिमटा रहता था साथ में राइफल के साथ साथ, और वो हम लोग एक घड़ा ले लिया करते थे, बड़ा सा घड़ा लिया, उसके अंदर छेद कर लिए और जब वहां बिच्छू दिखाई देता था तो उसको चिमटे से पकड़ के संतरी पहरा और घड़े में डाल देता था और घड़े का ढक्कन बंद कर देते थे। और जब वो घड़ा भर जाता था बिच्छुओं से तो उसको चंबल की घाटी में फेंक देते थे। मतलब घड़े को ऐसे ही? हाँ, ऐसे ही पूरा भेज देते थे, मारते नहीं थे बिच्छुओं को। और हमारा जो थाना था वो बिल्कुल चंबल की रिवाइस के बीच में था, बासौनी थाना था और पीछे से ही चंबल की घाटी स्टार्ट हो जाती थी। और सांप वगैरह भी निकलते रहते थे, चंदन गू वगैरह भी निकलती रहती थी। हम लोग उससे बचने के लिए, बिच्छुओं से बचने के लिए रात में सोते में न काट ले तो जो तखत होता था, तखत के चारों पैरों के नीचे 4 बड़े कटोरे रखते थे, उसमें पानी भर दिया करते थे जिससे कि बिच्छू तखत पे ना चढ़ पाए। अच्छा, पानी की वजह से डर जाता होगा? हाँ, पानी के अंदर नहीं आता। तो चारों पैरों के नीचे हम कटोरे रख दिए और उसमें पानी भर दिया एंड मच्छरदानी लगा के सोते थे।
इसके अलावा जब जूते उतार दिए थे सुबह जूता देखते थे तो उसको देखते थे तो उसमें कभी कभी बिच्छू बैठा मिलता था काफी समय, तो उसको बिच्छू निकाल के फिर पहनाया जाता था। तो ये आदत पड़ गई थी, कपड़ा झाड़ के पहनना, पूरा के कपड़े में बिच्छू तो नहीं घुस गया, जूतों के अंदर बिच्छू तो नहीं घुस गया, वो सब ध्यान रखना पड़ता था। टॉर्च हमेशा रात को लेके चलना, लॉन्ग बूट पहनते थे बहुत, जिससे कि नीचे बिच्छू ना काट ले। तो इस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां बड़ी विषम रहा करती थी। नेटवर्क वगैरह नहीं था वहां, मोबाइल वगैरह कोई काम नहीं करता था उस समय। वायरलेस काम करता था। बासोनी थाना आगरा जिले के अंदर आता है, और आगरे से वो 75 किलोमीटर दूर था। एंड उसके लिए वायरलेस के लिए वहां में एक रिपीटर लगाया हुआ था, उसके माध्यम से बात होती थी, डायरेक्ट नहीं सुन पाता था। कोई ऐसा सर आपको याद आ रहा हो कि कभी ये पता हो कहीं आप हो, कहीं ऐसे मोमेंट पे हो, कहीं गांव में हो और वहां के बदमाशों का बड़ा एक मतलब जो गैंग थे, वो गैंग से कभी सामना हुआ हो सर, या गैंग निकल गया हो और आपको ये पता चला हो कि गैंग निकला है, उसका पीछा किया हो कभी? जब भी गैंग का मूवमेंट होता है तो वो कुछ ना कुछ वारदात करके जाता था, तो इंफॉर्मेशन तो मिली जाती थी। उस समय जो घटनाएं होती थी वो 3 तरह की घटना करते थे। एक तो आदमियों की किडनैपिंग कर लेते थे, खेत में आदमी काम कर रहा है, किसान कर रहा है, तो किडनैपिंग फॉर रैंसम किया करते थे और फिर उसको फिरौती लेके छोड़ते थे। और आदमी के साथ साथ वो लोग ट्रैक्टर भी छीन के ले गए, उसकी फिरौती ले लेते थे, भैंस खोल के ले गए, उसकी फिरौती ले लेते थे। इस तरह की छोटी छोटी फिरौती की घटनाएं करते मतलब ट्रैक्टर की फिरौती, मतलब ट्रैक्टर ले लिया, पैसे ट्रैक्टर छीन के ले गए, फिर बाद में माध्यम बनता था, किसान किसी तरह से लिंक बना के पैसे दे के वो ट्रैक्टर छुड़ा लाता था। ट्रैक्टर महंगा होता था, वो कम पैसे में छूट जाता था। तो ये हमने वही देखा कि आदमी के साथ साथ वहां फिरौती जो है, ट्रैक्टर और भैंसों की भी फिरौती हो रही है, इस तरह की चीजें। तो डाकू सर जैसे फिल्मों में देखते हैं कि वहां के डाकू सर क्या घोड़ों पे रहते थे सर? नहीं, वो वहां का जो समय डकैत थे वो घोड़ों का इस्तेमाल कुछ पे था घोड़ा, लेकिन सबसे ज्यादातर वो पैदल मूवमेंट करते थे। चंबल की घाटी में रहना और वहां से निकल के आए, वारदात की, फिर चंबल की घाटी में चले गए। तो क्या सर उस दौर में जो चंबल की घाटी है, वो मतलब नदी के आसपास वो लोग, चंबल नदी के आसपास वो लोग रहते होंगे? हाँ, ऐसा है कि जैसे हमारा बासोली थाना था, तो वहां से लेके करीब चंबल का किनारा जो है वो करीब 4-5 किलोमीटर दूर था। इनफैक्ट होता क्या है, चंबल नदी नीचे है, चंबल की घाटी बनी कैसे, जो बरसात पड़ती है, बारिश होती है तेज बारिश में, तो वहां की जमीन कट कट के कटाव हो के वो चंबल की घाटी बन गई है। और उसके अंदर पतली पतली पगडंडियां हो गई है, कहीं ऊंचा टीला है, कहीं नीचा गहरी खाई है, और पगडंडियां बन गई है। तो पगडंडियों से ही वो लोग निकलते हैं, पैदल भी मूवमेंट करते हैं, घोड़े वगैरह भी रख लेते हैं, और उनको सारे रास्तों का ज्ञान है पूरा, कि कहाँ से निकल सकते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ से जाते हैं, इस तरह का है। तो चंबल का सर पानी अभी पीने योग्य है सर? चंबल का पानी बहुत अच्छा है और साफ सुथरा पानी है एकदम से दिखने में। और वहां जब चंबल नदी के किनारे जाएंगे वहां देखते हैं तभी दिखाई देता है पानी, एकदम जमीन दिखाई देती है, नीचे साफ सुथरा पानी है। तो उस दौर में सर गांव जो थे सर चंबल के आसपास के, गांव की क्या स्थिति रहती थी सर? गांव वहां बड़े बड़े गांव नहीं है, छोटे छोटे गांव है, और क्षेत्रीय गांव रहते हैं, थोड़े थोड़े अपनी खेती के हिसाब से लोग बना लेते हैं, मजरे बना लेते हैं छोटे छोटे वहां पर, वो लेकिन ग्रुप्स में रहते हैं, लेकिन बहुत बड़े गांव नहीं है। कोई सर ऐसा डाकू जिसका पूरा कुराम हो, जो कि वही व्यवसाय रहा हो, और सर कभी वहां आपके रहते हुए मतलब आपको भी कभी ऐसा अवसर मिला हो कि पुलिस से सामना हुआ हो, कभी उसका एनकाउंटर किया गया हो? उस समय एक राजवीर गैंग बहुत ज्यादा सक्रिय था, जो वारदातें कर रहा था। फिर उसमें पुलिस के कई थानों की पुलिस लगी, उसमें उसके लिए प्लानिंग पूरी की गई, मुखबिर तैयार किए गए, तो उसमें फिर मुठभेड़ हुई थी, जिसमें वो इनकाउंटर में मारा गया था राजवीर गैंग। एक बड़ी सफलता थी पुलिस को मिली थी। तो जो सर हथियार उस समय होते थे डाकुओं के पास, वो हथियार सर कहाँ से आते थे? हथियार वो दोनों तरह के कंट्री मेड हथियार भी रखते थे और फैक्ट्री मेड भी रखते थे। 315 बोर की राइफल वगैरह होती थी, कुछ लूटी हुई राइफलें होती थी, वो थी, और कंट्री मेड भी जो है वो देसी राइफल वगैरह वो भी लोग रखते थे, वो इस तरह की। अच्छा सर, जैसा सर आपने बताया कि वहाँ पुलिस को बहुत ज्यादा, जैसे बिच्छू हैं, चंदनगो हैं, सांप हैं, वो सब घूमते थे, तो मतलब ये तो सब कष्ट आपको झेलना पड़ता है। जो पुलिस के लिए एक तो मुसीबत वो है कि डाकू है, सामने से डाकू झेलना है। दूसरी मुसीबत वो है कि जहाँ आराम कर रहे हैं वहां उन्हें डर है कि बिच्छू ना आ जाए, और बिच्छू हो, सांप हो, चंदनगो हो, जो भी काट लेगा वो मेरे ख्याल में कि जान भी जा सकती है। हाँ, उसमें मुझसे पहले जो थानाध्यक्ष से पांडे जी, तो उनको बिच्छू ने काट लिया था, तो वो बेहोश हो गए थे और उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा, तब जाके उनका जीवन बचा। और हम लोग कुछ देसी दवाइयां भी रखते थे, बिच्छू वगैरह काट ले थाने पर, जिससे कि तुरंत इलाज कर दिया जाए उसका, और बचाव के सारे उपाय करके रखते थे। मच्छरदानी लगाना, पानी भर के आग के नीचे रखना,
और कार से लेके चलना। तो जितनी सतर्कता बरतेंगे उतनी ही ज्यादा बचत रहेगी, ये सिद्धांत रहता है। तो मुझे लग रहा है सर एक दौर था चंबल का जब सर डाकू का वहाँ पूरा कोहराम था, पूरा साम्राज्य था, और ऐसा नहीं लगता सर जैसा हम सोचते हैं कि उस समय जब डाकू वहाँ होते थे तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा संपन्नता तो सर वहाँ नहीं होगी गाँव में, तो लूटपाट का जो उनका वो तरीका होगा वो मेरे ख्याल में बहुत कम उनके हिस्से में आता होगा। डाकू वहां पर दो तरह के होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो रंजिशन, वहां पर एक मतलब कहना चाहिए कुछ इस तरह का चलता है कि कोई घटना हो गई, रंजिश चल गई तो बागी हो गया, लड़का बागी हो गया, चंबल में कूद गया, फिर वो उसने गैंग बना लिया और डकैत हो गया। इस तरह से भी काफी लोग बन जाते थे, कुछ परिस्थितिवश कुछ और कारणों से बन गए, और वो उसी क्षेत्र में रहते थे, वही क्षेत्र उनका जानकार का होता था, और बहुत ज्यादा संपन्नता तो थी नहीं वो उनके पास। तो जो वहां पर लोग रहते थे उसमें जो थोड़ा सा धनाढ़ है उनके यहाँ डकैती डाल दी, और जिससे उन्हें उम्मीद है कि पकड़ करने के बाद में हमें मिल जाएगा, तो पकड़ करके उससे पैसा ले लिया, फ्रौती। अब जिसका आदमी पकड़ जाता है तो वो तो कोशिश करता है कि मेरा आदमी छूट के आना चाहिए, भले ही कितना भी पैसा लग जाए, वो और इकट्ठा करके भी देता था, इस तरह की चीज का। तो जैसे सर वो डाकू छबीराम का नाम हमने सुना है, और डाकू छबीराम है, और वो जब पान सिंह तोमर एक फिल्म बनी है, जी जी, मेरे ख्याल में इन सबका यही साम्राज्य होगा। नहीं, ये उससे पहले का था। अच्छा जी, ये उससे पहले का था। और जो छबराम थे, वो छबराम डकैत का जो इनकाउंटर हुआ था वो शायद 80 के आसपास हुआ था, 80-82 के करीब, और उन्होंने पुलिस वाले भी मारे गए थे। छबराम नारसिंह का गैंग चल रहा था जब मैं चंबल की घाटी में था, उससे पहले उस गैंग का खात्मा हो चुका था। उस समय ये था जिसका फिर एनकाउंटर। हाँ, उस समय छोटे छोटे एक पंजाबी गैंग चल रहा था वहां पर, राजवीर गैंग था, और भी कई गैंग थे। इस तरह की घटनाएं इस समय अब अगर हम सर 1998 की आपने बात बताई, अगर सर आज की हम बात करें तो आज तो ऐसे चंबल नहीं, और चंबल में संपन्नता भी होगी आज की तारीख में संसाधन अच्छे हो गए, पुलिस के पास भी बहुत अच्छे संसाधन हो गए, रोड्स अच्छी बन गई, और फोर्स की संख्या भी काफी है, वाहन अच्छे हैं, और कानून का इकबाल कायम है। बदमाश वगैरह जो डकैत वाली बात थी, जो डकैत चंबल में उसके घटनाएं करते थे, वो अब लगभग समाप्त प्राय है, अब नहीं है, अब डाकू वाला साम्राज्य वो चीज नहीं है। तो हम लोग बात कर रहे थे चूंकि आप डिप्टी एसपी रहे और चंबल की घाटी में चूंकि 1998 में आपकी पोस्टिंग भी रही, आप वहाँ एक थाने के थानाध्यक्ष रहे, तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं चंबल के। चूंकि जब चंबल का नाम आता है तो हम भी सोचते हैं कि चंबल के बारे में जानकारी ली जाए कि चंबल में वो डाकुओं का दौर था, उस समय वहाँ के लोग कैसे अपना जीवन बसर करते होंगे, पुलिस के सामने जो बहुत सारी चुनौतियां थी, संसाधन कम थे, पुलिस कैसे अपने टारगेट को पूरा करती हुई। तो हम लगातार ऐसे किस्से आपको सुनवाएंगे, और अभी हम सर से एक बात और पूछेंगे कि चंबल के बारे में कुछ ऐसी एक और कुछ स्टोरी जानेंगे कि चंबल में कभी ऐसा रहा हो कि जैसे वहाँ खनन माफिया हैं, तो जो खनन माफिया हैं वो कितने प्रभावशाली हैं, और खनन माफियाओं का क्या स्टेटस है उस समय। हम 1998 के दौर की कहानी एक बार फिर जानेंगे। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज, हम आपको लगातार ऐसे कुछ किस्से सुनाएंगे जो रियल में एकदम प्रत्यक्ष के रूप में, क्योंकि जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे ऐसे अनसुलझे पहलू भी हैं जिनको हम जब सुनते हैं तो अपने आप में बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता होती है। तो आप लगातार देखते रहिए, और अब इस पर आप कमेंट भी करिए कि चंबल क्या है और चंबल में नौकरी करना कितना कष्टकारी उस दौर में होता था। हालांकि आज तो आज उत्तर प्रदेश बहुत संपन्न भी हो गया है, और जहां तक चंबल की बात है तो चंबल पूरा सड़कों का एकदम नेटवर्क बिछा हुआ, अब गांव भी संपन्न हो गए, गांव में पक्के मकान बनने लगे। तो वो जो दरिद्रता वाली स्थिति वो अब ऐसी है नहीं, अब तो एक साथ विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो वो दौर अब चला गया जब हम डाकू छबीराम की बात करते थे, पान सिंह तोमर की बात करते थे, और बहुत सारे बड़े बड़े डाकू थे। तो लगातार हम आपको सुनाएंगे चंबल की।